नमस्कार सभी को। फिर से लेकर आ गए अपनी दूसरी वीडियो, जो कि एसएससी जीडी की मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हमारे। कल हमने 20 तारीख की पहली शिफ्ट करी थी, आज हम 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट सीधा वीडियो पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारा द सिंपल इंटरेस्ट होना सम ऑफ 5 ईयर और 2/5% ऑफ सम। देखिए यही सेम क्वेश्चन कल भी आया था। मैंने कल भी यही कहा था कि आप जब 10-12 वीडियो कर लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक फिक्स पैटर्न रिपीट होता जा रहा है बार बार, और ये आप खुद नोटिस कर लेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2/5 है किसका, प्रिंसिपल का। तो यहाँ से इनके सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच में रेशियो क्या निकल कर आ जाएगी, 2:5 आ जाएगा। ये दो नीचे आ जाएगा ना इसके, तो 2:5 इसका ही आ जाएगा। टाइम हमको दिया हुआ है कितना, 5 साल, और हमसे रेट पूछा गया है कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू R इंटू T 100। मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे ना 100। फॉर्मूले में रख दो, SI की जगह 2 रख देते हैं, 2 बराबर 5 गुना में R और गुना में टाइम दिया हुआ है 5 साल बटे 100। 5 5 से 25, 4 से 100 होता है। तो R इक्वल्स टू, जब 2 को इधर लेके जाऊँगा मैं, 8% मेरा आंसर आ जाएगा। आपको हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का वैल्यू है 3000 रुपये। विद द सेम मनी वन कैन बाय अ नोटबुक एंड अ पेन। इसी 3000 रुपये में कोई आदमी जो है एक नोटबुक और 12 पेन ले सकता है, कितने में, इसी 3000 रुपये में। अगर मैं इस इक्वेशन में थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, इसमें से 3 कॉमन निकाल लूँ, तो हो जाएगा n प्लस एक 2p आ जाएगा इधर पे, और इधर ही आ जाएगा 1000। और इसमें से 3 कॉमन निकाल के मैंने काटते सारे में से। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, बस और कुछ नहीं। ये माइनस 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 लगा दिया, n से n कट गया, 12 में से 2 गए, बच गया 10p इक्वल्स टू, इधर बच जाएगा 2000। तो मेरे पास p आ जाएगा यहाँ पर 20। p मतलब एक पेन की कीमत 20 रुपये है। कहा गया कि राजू वॉन्ट्स टू बाई 15 पेन, उसको 15 पेन लेने हैं। अगर एक पेन की वैल्यू 20 रुपये है तो 15 पेन की वैल्यू कितनी होगी, 3000 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ ये छोटी सी इक्वेशन बनानी थी, जैसी इक्वेशन बन जाती है तभी क्वेश्चन खत्म हो जाता। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 32। मतलब 5 नंबर है, 5 नंबर का एवरेज 32 है। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल नंबर का जो सम होगा अपॉन में कितने भी वे नंबर्स होंगे। मतलब अगर मेरे पास ये नंबर दे रहा है 1 2 3 4 और 5, मुझे कहा गया है कि इनका एवरेज बताइए। तो पहले मैं इन सबको जोड़ दूँ, 5 4 9 1 10 3 13 2 15, और जितने भी ये नंबर है 1 2 3 4 5, इससे इसको डिवाइड कर दूँ। मतलब इनका टोटल सम अपॉन में कितने नंबर है, तो 3 एवरेज आ गया। तो इसी कंसेप्ट को अभी हम यहाँ यूज़ करेंगे। कहा है कि 5 नंबर है और जिनका एवरेज 32 है। अगर एवरेज इक्वल्स टू 5, देखिए इसको ऐसे देखिए, डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन आपको पहले कंसेप्ट बता दूँ मैं। एवरेज 32 दिया हुआ है, यहाँ पर सम आएगा, जैसे ये देखा था अभी, सम अपॉन में एवरेज कितना, 5 नंबर दिए गए 5, तो सम कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 32 इंटू 5। वही मैं डायरेक्ट करने वाला था कि अगर 5 नंबर का एवरेज 32 है तो टोटल सम कितना होगा उनका, ये आ जाएगा 5 टू 10 15 होगा 160, उनका टोटल सम आ जाएगा। कह रहे हैं कि 1 नंबर इज़ रिमूव एंड द एवरेज बिकम 28। पहले 5 थे, अब 4 रह गए, ठीक है, और एवरेज बन गया 28। तो सम कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर, ये सम हो जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास 2 4 2 8 और 4 32 2 8 3 112। अगर मैं 160 में से जो मेरा पहले सम आया था उसमें से 112 घटा दूंगा, तो जो एक जो नंबर इन्होंने निकाला है वो आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा 8 और 5 48। मतलब कि जो नंबर बाहर निकाला गया था वो 48 था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा।
अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट बनता है तो उसको एक बार दोबारा रिपीट करके देख लो, तो आपको वो डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। कंसेप्ट यही होगा, फॉर्मूला यही होगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है और कुछ नहीं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि 72 बाइंडर कैन बाइंड 720 बुक्स इन 22 डेज। इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान आना चाहिए, M1 T1 D1 अपॉन W1 R1 इक्वल्स टू M2 T2 D2 अपॉन W2 और R2। यहाँ पे M मतलब आदमी, T मतलब टाइम, D मतलब डेज। आप कहेंगे कि डे और टाइम में क्या अंतर है? टाइम आपको यहाँ पे आवर्स में दिया होगा या मिनट में दिया होगा, इस तरह से। M मतलब जितने आदमी काम कर रहे हैं, D मतलब जितने दिन तक काम कर रहे हैं, W मतलब टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, 10 यूनिट कर रहे हैं या फिर 5 यूनिट काम कर रहे हैं, इस तरह से। या फिर जैसे यहाँ पर किताब है 720 बुक्स है, या कहीं पर कहेंगे कि एक दीवार बना रहे हैं, 10 दीवार बना रहे हैं, इस तरह से। और R जो होगा रेट की, उनको जो 200 रुपये ले रहे हैं एक दिन के या 500 रुपये ले रहे हैं एक दिन के, इस तरह से। तो फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में एडजस्ट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सेवेंटी 2 बाइंडर्स हैं, मतलब 72 आदमी हैं। 720 बुक कर रहे हैं, मतलब जो वर्क है वो 720 है। 22 दिन में कर रहे हैं, मतलब 22 डेज इक्वल्स टू हाउ मैनी बाइंडर्स, कितने बाइंडर्स, हमने मान लिया कि X बाइंडर्स है। विल रिक्वायर टू बाइंड 660 काम कर रहे हैं। अब कितने दिन में करना है? 12 दिन में करना है। बस तो इसको सोल्व कर लेना है। 72 से करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगी, और 6 से करूँगा 6 to the 12 और 6 and 1, इससे करूँगा तो 11 बच जाएगा। तो जो X आएगा वो 11 × 11 आ जाएगा, क्योंकि ये 11 इधर ले गए ना, तो X हमारा 121 आ जाएगा। यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ एक आपको फॉर्मूला पता होना था। अगर आपको फॉर्मूला पता था तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे। फॉर्मूले में जो भी चीज़ आपको नहीं पता, एक छोटी सी नोटबुक लीजिए या फिर 2 पेज फाड़ लीजिए, उस पर जो फॉर्मूले आपको नहीं पता, सिर्फ फॉर्मूले लिखते जाइए बस। उससे बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। ये देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, यही बस डिजिट्स रिपीट थी, और आपको ऐसा हर बार देखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका लगभग 80% तक कवर हो जाता है बहुत कुछ। सबसे पहले हम इसमें रेशियो को देख लेते हैं। P रेशियो, Q रेशियो, R दिया गया है। इस रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में है हमारे पास ये। इसको सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंगल डिजिट में फ्रैक्शन में से हटाएंगे। फ्रैक्शन में से हटाने के लिए मैंने क्या कहा था कि जो नीचे है उनका एलसीएम ले लेंगे। 3 का, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इनका जब मैं एलसीएम लूँगा तो 3 ही आएगा। जो भी एलसीएम लेंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, इधर बच जाएगा 2 रेशियो 3 3 9 रेशियो 1। तो P रेशियो Q रेशियो R कितना आ गया, 2 रेशियो 9 रेशियो 1। अब कह रहा है कि 8400 रुपये को डिवाइड किया है इतने में। अगर मैं मान लूँ कि इनके पास सिर्फ यही रुपये हैं, टोटल 8400 दिए गए हैं, मैं मान लूँ कि इनके पास सिर्फ ये रुपये हैं, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास? 9 और 1 10 तो 12, टोटल कितना आ गया 12। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितना है 8400, हमारे हिसाब से टोटल कितना है 12। पूछा गया है कि R का शेयर कितना है 1, मल्टीप्लाई कर दो 1। जो भी पूछा गया हो उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 12 7 84। ठीक है, तो 700 भी जब एक में मल्टीप्लाई करूँगा तो 700 आएगा, 700 मेरा आंसर आ गया। अब अगर ये कहता कि R का ना पूछ के Q का पूछ लेता, तो हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मान लेते हैं कि ये Q का ना पूछ के कहता कि Q और R के बीच का अंतर बताओ कितना है, तो वो अंतर 9 और 1 के बीच में कितना अंतर है 8 का, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी पूछ रहा है इस रेशियो के हिसाब से उसको एडजस्ट करते चले जाओ, बस हमारा आंसर अपने आप निकलता हुआ आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। कहा गया है कि 25% ऑफ 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 250। कोई नंबर x है, इस x का 25%, ठीक है, 25%
ऑफ का मतलब मैंने बताया था कल मल्टीप्लाई 25% का इस ये नंबर है x, इसका 25% का जो 20% है वो किसके इक्वल है, 250 के इक्वल है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ पहले, ये मेरी आ जाएगी 25 4 ज़ा 100, 4 5 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25 0, ये 100 इधर चले जाएगा। ये आ गई मेरी x की वैल्यू। कहा गया है कि ये जो x है वो 35% ऑफ दैट नंबर, इस x का जो x है इस x का 35%, तो कुछ नहीं बस 5000 का 35% पूछा गया है। 0 से 0 काट देंगे, 5 3 15, 5 5 25, 175 और एक 0 थी, 0 लगा दी। ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन बहुत ईजी था, जो क्वेश्चन के कंडीशन दी गई थी बस उसको अप्लाई करते चले गए हम और क्वेश्चन खुद ब खुद हो गया। अगला आ जाता है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग होम ये चॉकलेट्स हैं और ये कैंडीज़ हैं टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर। ठीक है, कहा गया कि ये चॉकलेट और ये कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है बच्चों में कि सबको बराबर मात्रा में मिले, ऐसे नहीं किसी को कम मिल गई किसी को ज़्यादा मिल गई। तो ऐसे केस में हमेशा हम HCF निकालेंगे। और HCF कैसे निकालेंगे, HCF निकालेंगे हम कि 1003 इसको डिवाइड कर दो 2703 से। इसको HCF तो निकालना सबको आता होगा, इसको सोल्व करते चले जाओ, HCF निकलता आ जाएगा। अब जैसे मैं 2 टाइम चलाऊँगा इसको तो आ जाएगा 2006 7 9 और ये बच जाएगा 6। अब इसको इधर ले आओ 1003, ये 1 टाइम चलेगा 697, 10 में 7 गए 6 0 और 9 में से 6 गए 3। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते चले जाएंगे। लास्ट में जो भी हमारी जब ये काट के यहाँ पर 0 बच जाएगा तो जो भी यहाँ पर होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, बस आपको मेथड, जो मोटिव है आपको मेथड बताने का है कि क्वेश्चन में करना क्या है। कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी और जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा होगा, इतनी आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज दिस, इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 25% देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक, फिर से वही क्वेश्चन कल भी किया था, आज फिर करेंगे। कहा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज 20, पहले इस प्रॉफिट को देख लेते हैं। 25% मैंने बताया था आपको कल कि अगर इसको फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 1/4। कहे कि 4 रुपये की कोई चीज़ थी, उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इतने का 1 रुपये का प्रॉफिट, तो 4 रुपये की चीज़ पर जब 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो वो कितने में बिकी, वो 5 रुपये में बिकी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6875 में बिकी। 6875 में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिकी, हमारे अकॉर्डिंग वो 5 रुपये में बिकी। अगर हमारे अकॉर्डिंग वो 5 रुपये में बिकी है, कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस बताइए, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस के लिए 4 रुपये था ना कॉस्ट प्राइस हमारा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही हमारा आंसर होगा। सोल्व करके देख लो इसको, 5 1 5 बच गया 18, 5 3 15 बच गया 37, 5 5 25, सॉरी 5 7 35 और 5 5 25। इसमें जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेना, यही हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चंस रिपीट होते रहेंगे, आप 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, आपको खुद ब खुद उसको दिमाग में आता जाएगा। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे, इनको करते जाओगे क्वेश्चंस को, उतना कम आपको जो है वहाँ पर टाइम लगने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस 100 रुपया है, सॉरी अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, कहा है कि जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, वो 60% ज़्यादा है किससे, क्रय मूल्य से, CP से। तो इस 60% मतलब 160 हो जाएगा। तो जब मार्क प्राइस है वो 160 है। इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन, कह रहे हैं कि इस पे अगर 20% की छूट दी गई है, 20% की छूट दी गई है, मतलब वो कितने में बेच रहा है, वो उसको 80%। या तो 20% की छूट निकाल कर इसमें से घटा लो,
या फिर डायरेक्ट आप 80% निकाल लो इसका, क्योंकि कुल 100% होता है। 100% में से 20% की आपको छूट दे दी, मतलब 20 रुपये की छूट दे दी, तो कितने में दे रहा है वो आपको? 80 रुपये में। या फिर डायरेक्ट आप इसका 80 निकाल लो। मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा, इसका जो पूछा गया है उसका अगले वाला स्टेप करता हूँ, क्योंकि पहले इसका 20% निकालना, फिर उसको माइनस करना, डबल टाइम टेकिंग है। तो इसका 80% मैं निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा 8 8 और 4 5 128% आ जाएगा। 100 रुपये की चीज़ थी, 128 रुपये में वो बेच थी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 28% का। 28 मेरा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the curved surface area of a cylinder having radius of base 70 सेंटीमीटर? रेडियस 70 सेंटीमीटर दी गई है और हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर। इस तरह को क्वेश्चन करने का एक बहुत छोटा शॉर्टकट होता है, वो मैं आपको इस सॉल्यूशन के बाद में बताऊंगा। कभी आप इसका सॉल्यूशन, क्योंकि कई बार वो ऑप्शन के हिसाब से होता है, अगर 2 ऑप्शन फंस जाएंगे तो आप वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो पहले जो मेन सॉल्यूशन उसको देखते हैं, ट्रिक पर इसके बाद में जाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। फॉर्मूला में रख दो 2 × 22/7 इंटू रेडियस इज 70 एंड हाइट इज़ 14। अब ये कटेगा 10 टाइम्स, तो आ जाएगा मेरा 440 × 14। मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए, अब या तो आप 440 की 14 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप इसका यूनिट डिजिट देख लो। भाई 10 में 0 करूँगा तो 0 तो आएगा ही, 0 को तो निकाल दो बाहर। जब इस 4 की 4 से मल्टीप्लाई करी जाएगी तो 4 4 16, यूनिट डिजिट आएगा 6। और सिर्फ क्वेश्चन में एक ही है, एक ही ऑप्शन है इसमें यूनिट डिजिट 6 बनती है। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। अब जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था वो देखिए आप। भाई जहाँ पे भी ये पाई आएगा, पाई का मतलब क्या होता है? 22/7। और ये 22 किसका फैक्टर होता है? 11 का। और 11 हमारा ऐसा नंबर है जिसका हम डिविजिबिलिटी रूल अगर जानते हो तो हम बहुत सी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इवन जो टर्म्स है माइनस ओड टर्म्स देख लो, या तो वो 0 आए या फिर वो 11 आए। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि कोई नंबर है 121, एक डिजिट को छोड़कर एक जोड़ते गए, जैसे 1 है, 2 को छोड़ दो, 1 को जोड़ लो, 1 और 1 कितना होगा? 2। अब जो बच गई उनको जोड़ लो, एक ही बची है यहाँ पर, 2 - 2 = 0। या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, तो वो मतलब हमारा 11 से डिविजिबल होगा। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन उठा के देखते हैं। 5 और 3 8, 8 में से 9 गया, 8 में से 9 गया, कितना बचा? 1। ना तो 0 आया ना 11 आया, मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 6 और 2 8, 8 में से 4 गया, 4 नहीं है ये भी। 6 5 11, 11 में से 3 गए, 8, ये भी नहीं है। 6 6 12, 12 में से 1 गया, बच गया कितना? 11। कंडीशन क्या आती है? या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। 11 आ गया, मतलब यही हमारा आंसर है। तो इतना ताम झाम ना करके अगर डायरेक्ट मैं ऑप्शन देख लेता, और ये मुश्किल से मुश्किल आपको 5 से 10 सेकंड का काम है बस, तो ईजीली हो गया था। तो मैं आपको मेथड तो बताऊंगा, ये बताऊंगा साथ में साथ आपको जहाँ ट्रिक लगा सकते हो वहाँ ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि हर जगह ट्रिक सक्सेसफुल नहीं है। मेथड आपको पता होना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9,000 इज लेंट एट द रेट ऑफ 80% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। वॉट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 12 मंथ? हाफ ईयरली का मतलब है हर 6 महीने में। 6 महीने में आपको एक बार साधारण चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, फिर 6 महीने मिल जाएगा। और 1 साल का पूछा गया, मतलब 12 मंथ्स का। 6 महीने में क्या होता है कि जो रेट होती है हमारी वो हाफ हो जाती है। रेट हाफ कैसे होगी? भाई देखिए, 12 महीने की दी गई है। पर एनम का मतलब क्या है? पर एनम की पूरे साल की 80%, 12 महीने की। 1 महीने की कितनी हो जाएगी? 80/12। और 6 महीने की 6 से मल्टीप्लाई कर तो 6 महीने की आ जाएगी, 6 × 12 और ये 40। तो इतना काम ना करके डायरेक्ट इसका आधा कर दो। भाई जब 1 साल का आधा कर दिया, 12 महीने का आधा कर दिया, 6 हो गया, तो रेट को अभी आधा कर दो। ठीक है, 40% हो गया। अब क्वेश्चन को बस सोल्व करना है और कुछ नहीं बचा इसमें। 9,000 रुपये हैं, 2 डंडे खींच लो।
40% रेट था हमारा, हाफ ईयरली चला है क्योंकि। अब इस 9,000 का जब मैं 40% निकालूंगा तो ये आएगा 3600। 3600 भाई पहले साल 9,000 पे लगेगा 3600, दूसरे साल इस 9,000 पे जब लगेगा 40%, ये भी 3600 होगा। लेकिन क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसमें क्या है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो ये ब्याज था ना पहले साल का, तो इसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा 40%। 40% निकाल लेते हैं इसका, यह आ जाएगा 4 से 12, 4 से 24, 184, 1840। ठीक है। अब देखिए पहले साल का ब्याज ये 3600 और दूसरे साल का ये, मतलब पहले साल का ब्याज 3600, दूसरे साल का ब्याज टोटल ब्याज कितना बना 3600 और 1840। फिर वही यूनिट डिजिट देखूंगा 04, ये कहाँ पर है, क्या है, कहीं दिखाई दे रहा है आपको ऐसा कुछ? सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें होगा, सारा ना जोड़ के यूनिट डिजिट से उठा लो। ये क्या होता है आपकी, ये 5-5 सेकंड बताएगा। 5-5 सेकंड करके अगर आप 10 क्वेश्चन में 5-5 सेकंड बता लोगे तो आपके पास 50 सेकंड, लगभग 1 मिनट आप आराम से बचा लोगे। और इस 1 मिनट को आप उस क्वेश्चन को देख पाओगे जिसमें आपको थोड़ा टाइम लग रहा है या जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है कि आपको लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन बस आपको उसमें थोड़ा टाइम चाहिएगा, और उसी टाइम को के लिए हम इन क्वेश्चनों में टाइम बचाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन है 1। भाई देखिए 1 है 0.1 और पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, और जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 1/100 हो जाएगा। अब ये वाला देखो 0.01 है, जब पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा क्योंकि बाद में 2 जीरो है, और जब इसका स्क्वायर करूँगा तो 4 जीरो हो जाएंगे, नीचे जाएगा 1/1, 4 जीरो लग जाएंगे, तो जाएगा 0.01, ये हो जाएगा 0.0001। अब जब इसमें 0.01 को मैं ऐड करूँगा 0.010, कुछ नहीं था, सिंप्लीफाई करना था आपको बस। एक इजी क्वेश्चन था ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा गया कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन, मतलब 6 पेन का जो CP है, क्रय मूल्य है, इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन, वो बराबर है किसके, 5 पेन के सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य के। तो अगर मैं इसका रेशो बनाऊंगा, इसको 5 को इधर ले आएंगे और 6 को इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 5:6। मतलब कोई चीज़ 5 रुपये की थी और आपने 6 रुपये की बेच दी, वो प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 1 रुपये का। और हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो निकलता है वो CP पर निकलता है। CP कितना था, 5 रुपये। मल्टीप्लाई कर दो 100 क्योंकि परसेंटेज पूछी गई है, यहाँ से आ जाएगा 20% मेरा ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। कहा गया है कि मान लेते हैं उसका CP 100 रुपये है, बस 100 रुपये है, परसेंट में 100% है अगर CP, और उसने 50% ऊपर मार्क किया है, तो मतलब जो मार्क प्राइस है वो 50% पर है, तो 150 हो जाएगा। और डिस्काउंट दे रहा है 20% का, इस 150 पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। सेम क्वेश्चन अभी किया था थोड़ी देर पहले ही, और फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर करोगे उतना ज़्यादा आपको ये खुद अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैंने वही कहा था कि या तो मैं इसका 20% निकाल कर इस 150 में से घटा लूँ, या फिर मैं डायरेक्ट इसका 80% निकाल लूँ। फ़ायदा हमारा इसी में होता है कि डायरेक्ट आप इसका 80% निकाल लिए, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बचती है। तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, और 15 से कितना होता है, 120 होता है। 100 रुपये की चीज़ थी और उसने 120 रुपये में वो सेल कर दी, डिस्काउंट कर देने के बाद, तो यही तो इसका सेलिंग प्राइस बनेगा, विक्रय मूल्य है। तो प्रॉफिट कितने का कमाया, 20 का, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 720 एंड देयर HCF इज। इसमें एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, क्या कि LCM इंटू HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। मतलब HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब कि जो उनका हिंदी में तो नहीं पता, गुणनफल होगा, वो बराबर होगा हमारा उन 2 नंबर के गुणनफल के। LCM है, HCF दिया हुआ है हमें, HCF दिया हुआ है
एलसीएम हमें फाइंड करना है। इन दो नंबर का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इनका मल्टीप्लाई में किया हुआ है 720। फॉर्मूला में पुट कर लो डायरेक्ट, कुछ नहीं है। एलसीएम इंटू 4 इक्वल्स टू 720। इस 4 को नीचे ले आऊँगा, इसके 4, तो मेरे पास ये आ जाएगा 4 1 4 4 8 32। तो एलसीएम आ जाएगा 180। सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना था। अगर आपको ये फॉर्मूला पता था तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आराम से कर लेते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 50%, व्हाट विल द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। देखिए रेडियस में 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2। अगर पहले रेडियस 2 थी और 1 बढ़ा दी तो अब रेडियस 3 हो गई। ठीक है, तो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द इन परसेंटेज इंक्रीज द वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम मुझे पता है क्या होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब। भाई देखिए 4/3 पाई तो वही रहेगी, इसकी वैल्यू कल भी वही थी, आज भी वही है और परसों भी वही रहेगी। चेंज किस में होगा, रेडियस में चेंज हो रहा है। पहले रेडियस 2 थी, अब रेडियस 3 है। तो इसका 2 का क्यूब कितना होगा 8, और 3 का क्यूब कितना होगा 27। तो 8 से 27 हो गया, कितना बढ़ गया 19 बढ़ गया। कितने पे, ओरिजिनल क्या आती, ओरिजिनल तो यही थी ना, ओरिजिनल रखेंगे नीचे, अब उनमें 8 इंटू कर देंगे 100। सोल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 45% ऑफ x इज इक्वल टू 15% ऑफ y। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि कोई नंबर था x, उसका 25% का 20% हमने निकाला था। सेम ऐसे क्वेश्चन है, कहा गया है कि 45% ऑफ x इक्वल्स टू 15% ऑफ y। भाई परसेंट से परसेंट कट गया, 15 से काट दूंगा, ये हो जाएगा 3 3 45। क्या आ गया 3x इक्वल्स टू वाई। इसकी फ्रैक्शन बनानी है, 3 को इधर ले जाओ, यहाँ पे 1 है, 1 इधर आ जाएगा। तो x रेशो वाई जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 1/3। सिंपल सा क्वेश्चन था। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर। ये देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों। कितने, सिर्फ 2 फैक्टर, एक तो 1 और एक खुद वो नंबर, जो भी नंबर है, जैसे 3 है, 3 के फैक्टर कौन कौन से है, एक तो 1 है और एक 3 है। ठीक है, इसी तरह से अब देखते हैं। वोट कहा गया कि एवरेज बताना है उन प्राइम नंबर्स का जो 32 से पहले पहले आते हो। तो 32 से पहले पहले आते हैं उन सभी प्राइम नंबर्स का हमें एवरेज बताना है। एवरेज क्या बताया था मैंने, एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, मतलब जितने भी नंबर है। जैसे अगर मान लो 3 ऐसे प्राइम नंबर मिले तो नीचे 3 आ जाएगा। तो बस यही इसमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो पहले देख लेते हैं कि वे 32 से पहले पहले ऐसा कौन से प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर हमेशा 2 से शुरू होगा, 1 से कभी भी प्राइम नंबर शुरू नहीं होता। 1 कभी भी हम प्राइम नंबर में नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं होते। एक तो चलो मान लिया 1 का 1 हो गया फैक्टर, दूसरा क्या है, दूसरा भी 1 ही है, लिए तो बराबर हो गए। इसलिए एक कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, 2 से प्राइम नंबर शुरू होते हैं। तो 2 3 5 7, क्या 9 प्राइम नंबर होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 का एक तो 1 है, 3 भी इसका फैक्टर है और 9 तो है इसका फैक्टर, तो इसका तो 3 हो गई। कंडीशन क्या है कि सिर्फ 2 होने चाहिए। तो 9 इस तरह से 7 के बाद आएगा हमारा 11 13, फिर 17 19 23 और 29 और 31, ये आ जाएंगे। अब करने का है, इनको जोड़ लेना है। इन सब को जोड़कर कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जो भी इनका सम आएगा, सम करके 11 से डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप खुद इसको ऐड करो और आप थोड़े से अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर पाओ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वप्निल कैन बिल्ड अ सोफा इन 16 days वर्किंग टुगेदर विद रवती। ही कैन फिनिश द वर्क इन 128/17 days। देखिए स्वप्निल किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। अब स्वप्निल और रविता मिलकर इस काम को 128/17 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कहा गया है कि रेवाती जो है वो इस काम को अकेली अलोन
कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी। तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर वो टोटल वर्क होता है हमारा, टोटल वर्क, ठीक है। और जो यहाँ पर आएंगे वो हमारी एफिशिएंसी आएगी, मतलब कि कुशलता आएगी। तो 16 और 100, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि 17 भी है, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। 16 और 128 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 128 ही आ जाएगा एलसीएम इसका। तो ये कितने, जब इसको मैं 128 को 16 से डिवाइड करूँगा तो कितना जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। जब ये 128 को 128 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। अब जो भी नीचे होता है, ये जो भी नीचे होगा, मान लो यहाँ पर 4 होता है, 3 होता है, अभी 17 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका और इसका करके 1 आया, 128 को जब 128 से डिवाइड किया तो 1 आया। अब इस 1 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 17 है तो 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17, ठीक है। देखिए अब ये स्वप्निल और रेवाती मिलके 17, इनकी जो मिलके एफिशिएंसी है वो 17 है। अकेले स्वप्निल की जो एफिशिएंसी है वो 8 है। तो अकेले रेवाती की एफिशिएंसी कितनी होगी, 17 में से 8 घटा दें, 9 आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन ने कहा है कि रेवाती मिलके अलोन अकेली कितने दिन में काम कर लेगी। टोटल वर्क कितना है, 128 उसको काम करना है, लेकिन उसकी एक दिन की एफिशिएंसी तो 9 है। तो एक टोटल नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएंगे कि इतने दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे, और यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको ये समझना है तो दोबारा समझ लेना। ये टोटल नंबर ऑफ डेज दिए हो गया कि इतने दिन में वे अकेले काम कर लेते हैं। यहाँ पे जो आता है हमारा इनका एलसीएम लेकर, और टोटल वर्क आता है कि कुल कार्य कितना है, और जो यहाँ पर आता है ये हमारी एफिशिएंसी निकल जाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। कहा है कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ 384 मीटर क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल इन 12 सेकेंड। मान लेते हैं ये खंबा है और ये ट्रेन का एरिया है। भाई ट्रेन की लेंथ के सामने इस खंबे की लेंथ कुछ नहीं होगी, तो इसकी हम कुछ लेंथ मानते नहीं, इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। पोल मतलब कोई खंबा हो या कोई आदमी खड़ा हो, इनकी कोई लेंथ नहीं मानी जाती, इनको जीरो नेगलेक्ट करके जीरो मान के चलते हैं। तो कोई भी ट्रेन है वो 384 मीटर की ट्रेन है और 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो यहाँ से क्या मेरी ये चाल आ जाएगी। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये जाएगा 24, 36 और 24, 32 टाइम। तो जो स्पीड आएगी वो मेरी स्पीड अभी 32 मीटर पर सेकंड आ गई। पर ये आंसर नहीं है, अभी मैंने सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ाया, ये इतने क्वेश्चन के हिसाब से जो मेरी ट्रेन की स्पीड आई है वही आई है। अब कह रहा है कि एंड क्रॉसेज अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ। अब ये ट्रेन जो है एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ सेम है पहले वाली ट्रेन की। अगर पहले वाली ट्रेन की 384 दी गई है तो दूसरी वाली की भी 384 की लेंथ है, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी आ गई मेरे पास, टोटल लेंथ ट्रेन की 8 और 4 12 3 3 728। कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में जब जा रही हो तो स्पीड जुड़ जाती है। सबको पता है अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट मतलब ऐसे और ऐसे जा रही है, तो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो हमेशा जुड़ जाएगी। और अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही होगी तो ट्रेन की स्पीड हमेशा घट जाएगी। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये केस है, तो ट्रेन की स्पीड जुड़ जाएगी। पहली ट्रेन की स्पीड 32 थी, 32, दूसरे की हमें पता नहीं है, तो प्लस x इक्वल्स टू टोटल लेंथ मेरी आई है 728 और कह रहा है कि 12 सेकंड में पार कर लीजिए, समय है 12। यहाँ से बस इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो मेरा जो है आंसर जो x की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ से सोल्व करूँगा, सॉरी देखिए ये गलत जुड़ गया, 8 और 8 16 हो जाएगा ये, और 768 आ जाएगा। तो यहाँ से हम जो है x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 12 6 और 72 बार 72 हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा 48 इक्वल्स टू 32 प्लस x, और इसमें से जब मैं 32 घटाऊँगा तो ये भी 32, तो दूसरी ट्रेन की भी स्पीड 32 मीटर पर सेकंड की आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से ये हमने आज सेकंड शिफ्ट की थी, कल मैं इसकी थर्ड शिफ्ट लेकर आऊँगा। इसी तरह से करते करते हम इसकी और भी शिफ्ट्स आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। बस आप रेस्पॉन्स अच्छा दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। बाकी अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो एक बार
इसको और दोबारा से देखिए तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ आएंगी। डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा सा ग्रैब करने में, चीज़ों को पकड़ने में टाइम लगे, पर जैसे आप एक बार पकड़ जाओगे तो आप अपने उन साथ वाले दोस्तों से कहीं ज़्यादा आगे निकल जाओगे जिनके साथ आप अभी काम कर रहे हो। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।